बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही बेरहम किस्म का ऑपरेशन चल रहा है, बेरहम किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि बहुत ही लाडला बच्चा है हमारा, और वो लाडला बच्चा है नवाज शरीफ, और वो लाडला बच्चा है शरीफ फैमिली, और वो लाडला बच्चा PMLN, और इनको कुछ नहीं कहना। ये बहुत ही लाड प्यार से हमने संभाल के रखा। कोई बात नहीं, गुस्ताख हैं, हमें गालियां भी दे देते हैं, गालम गलोच भी करते हैं, हमारा गिरेबान भी पकड़ लेते हैं, हमें बेतौकीर भी करते हैं, हमारी बेइज्जती भी कर देते हैं, और सरेआम हमें बहुत बुरा भला कह देते हैं। और कोई बात नहीं, कभी कभी भारत को भी शिकायत लगा देते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ हमारे खिलाफ भी बोल पड़ते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, इनको आप दरगुजर करें, बस जो हम कह रहे हैं वो करें। तो उस लाडले बच्चे के लिए क्या क्या किया जा रहा है दरपर्दा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि दूसरा है इमरान खान साहब हैं, वो अडयाला में हैं, और उनकी पूरी की पूरी सारी की सारी क़यादत इस वक्त अडयाला जेल में है। और निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, सबको खुली छुट्टी है, आज़ादी है, और लेवल प्लेइंग फील्ड है। और यहाँ पे तो फील्ड ही नहीं है, तो लेवल भी कहाँ गया और प्लेइंग कहाँ गया? ना ही खेलने का दिया जा रहा है, ना फील्ड दी जा रही है, और लेवल तो बहुत बात की बात है। तो अलल ऐलान सरेआम खुलेआम कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो अपना एक टारगेट और हदफ सेट करके बैठे हैं। उधर निगरान हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट जो है, निगरान काकड़ हुकूमत, वो अपना एक सेट करके बैठी है कि एजेंडा लेके बैठी है। पंजाब की निगरान हुकूमत वो अपना एजेंडा लेके बैठी है। खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना एजेंडा लेके बैठी है। सब हर तरफ से जकड़ा हुआ है, और कहा गया है कि एज पर पॉलिसी है कि PTI को उठने नहीं देना। PTI के किसी लीडर को, खा वो दूसरे दर्जे का है, खा तीसरे दर्जे का है, खा वो चौथे दर्जे का है, खा वो यूनियन काउंसिल लेवल का, उसको उठने नहीं देना। उस पर फौरन पहुंच जाना है, उकाब की तरह पहुंचना, गिद्धों की तरह, बल्कि कहना चाहिए गिद्धों की तरह उसको पड़ जाना। तो ये एक एज पर पॉलिसी चल रहा है। उस तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ और चीजें भी हैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात की जा रही है। IMF आया हुआ है, और ये इलेक्शन तारीख जो है, ये बार बार कह रहा हूँ कि ये हुस्न इत्तेफाक है या कुछ और, कि जैसे ही IMF आया और वैसे ही गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने फौरन इलेक्शन की तारीख भी दे दी इलेक्शन कमीशन ने, और वो आईनी बहस भी नहीं शुरू की कि सदर का इख्तियार है या नहीं है, ये हमारा इख्तियार है। फिर सदर ममलिकत की दी हुई तारीख को ओके कर दिया 8 फरवरी को। वो सारी PMLN की गालम गलोच, वज़रा की गालम गलोच, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, सब की वो सदर ममलिकत को बेतौकीर करने वाली बातें वो सब भूल गए, और अब कहते हैं कि सदर ने गैर आईनी इकदाम किया, सदर के खिलाफ पार्टी का सिक्स लगना चाहिए। कुछ अर्सा पहले कुछ कह रहे थे। तो बहरहाल इस वक्त IMF आया हुआ है जी। IMF के साथ IMF ने क्या, वो असल में हकीकत में हमारी इकोनॉमी जो है उनके कंट्रोल में है, पॉलिसी वो सेट कर रहे हैं, हमें वो हिलने नहीं दे रहे। और बेल आउट पैकेज, स्टैंड बाय बेल आउट पैकेज जो लिया था $3 अरब का, वो उसकी दूसरी किस्त मिलनी है 71 करोड़ डॉलर की, 71 करोड़ की। तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो बहरहाल IMF ने जून 2024 तक, यानी अगले 8 महीनों में 6,670 अरब रुपए महसूलात जो जमा करना है, उसका प्लान मांगा है कि आपने जो अगले जून 2024 तक 6 महीने वो और 2 महीने ये, 8 महीनों में 6,670 अरब रुपया जो टैक्स इकट्ठा करना है, उसका प्लान बताएं, वो कहां कहां से इकट्ठा होगा। क्योंकि IMF का ख्याल है कि अभी तक वो चीजें जो हैं अभी क्लियर नहीं है कि आप ये लेंगे, क्योंकि 71 करोड़ डॉलर देना है उन्होंने, तो उसके बाद वसूल भी तो करना है ना, तो इसलिए। और प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश की जाए, ये IMF ने कहा है। FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। IMF ने ये दो टोक बात कर दी है। ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस पर पेशरफ्त पर भी जो FBR से सोमवार को रिपोर्ट तलब की गई है, और टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF के साथ शेयर कर दी गई है कि हमने 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान शामिल की हैं जी टैक्स नेट में। और इस तरीके से IMF ने FBR हर सेक्टर से कितना टैक्स वसूल कर रहा है, ये भी रिपोर्ट मांग ली है कि हर सेक्टर से अलग अलग ब्रेकअप दिया जाए हमें। 4.9 मिलियन टैक्स दहिंदगान को 10 मिलियन तक बढ़ाने के लिए IMF के साथ बातचीत हुई है, और आलमी बैंक के ताउन से टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने पर मुशावरत की जाएगी। यानी इस वक्त 4.9 मिलियन टैक्स दहिंदगान है, तकरीबन कहना चाहिए 49 लाख 25 करोड़ की आबादी में। तो वो कहते हैं कि इनको लेके जाएं आप 1 करोड़ तक। ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि मैक्सिमम टैक्स पेयर्स होने चाहिए
टैक्स दहिंदगान होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है या ऐसा बहुत सारा है कारोबार। वो खास दुकान है, दुकान से लेके फैक्ट्री तक सबके कारोबार हैं और वो देना चाहिए और टैक्स नहीं देते। और ये इसमें फिर यह है कि मिली भगत भी आ जाती है, वो भी एक फैक्टर है। तो जो काम हमें करने चाहिए वो IMF हमसे करवा रहा है, अंगूठा रख के, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के करवा रहा है। तो ये सारे के सारे जी उन्होंने IMF ने जी रेवेन्यू मसलात में शॉर्टफॉल टैक्स छूट के लिए कोई गुंजाइश नहीं दी कि टैक्स दहिंदगान के साथ बढ़ाकर रेवेन्यू मसूलात को बढ़ाया जाए। ये सारी बातें उन्होंने कर दी हैं। इसके साथ साथ जाहिर है IMF को मुतमईन करेंगे और ये इलेक्शन वाला जरूर करेंगे। अब पॉलिटिकल पार्टी से जो एक इत्तला है ये पॉलिटिकल पार्टी से वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं तो मामला ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो गुब्बारा जो है वो तो फट जाएगा सारे का सारा। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे तो PTI से भी मिलेंगे। PTI से मिलेंगे तो उन तक एक्सेस देनी पड़ेगी, खुले माहौल में मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोर कमेटी का इजलास और कोई इजलास ही नहीं बुला सकते, वो तो कॉर्नर मीटिंग नहीं बुला सकते। तो बहरहाल तो ये है सूरत हाल जी। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल खबरें की तरफ। मामला ये है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है, और फवाद चौधरी साहब का कोई पता नहीं है। उनके भाई हमारे फैसल चौधरी, हमारे भाई जो हैं, उन्होंने कहा जी थाना अपारा भी चेक कर लिया, कोसार भी चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी मौजूद नहीं है। और डॉक्टर फरदौस आशक अवान साहबा वो आई मारिया मेमन के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि चूंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे साथ थे भी नहीं भी थे। फयाज हसन चौहान ने भी पिछले दिनों कहा, उन्होंने भी ये बात की कि जी वो हमारे साथ अभी तक हमारे साथ नहीं है, ना ही फवाद चौधरी और ना ही अली जैदी, तो इसलिए वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी बहुत सारे चल रहा है जी, ग्रुपिंग भी है, सब कुछ है, क्यों चूका मुरब्बा है, नंबर 1। नंबर 2, उस पार्टी ने जीतना नहीं है, ये मैं सारी डिटेल मेन चैनल पे बता चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीटें हैं, ना ही उनका वोट है, ना ही खटक साहब का वोट है। तो ये सियासी यतीमी है, तो उधर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे बहुत ही बामरे मजबूरी जो लोग गए हैं वही गए हैं, और बाकी कदावर शख्सियात जो हैं वो जो समझते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को भी समझते हैं, और जिनके खिलाफ भी कुछ नहीं है। मसला ये है कि फाइल तैयार की होती है। यही मसला है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका कसूर भी यही है बेचारों का कि उनके खिलाफ उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उनकी जायदादों में कोई इजाफा नहीं हुआ, उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, उन्होंने बैरून मुल्क अपार्टमेंट नहीं खरीदे, फ्लैट नहीं खरीदे, भारी भरकम जायदादें नहीं खरीदी, उन्होंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जो है वो सामने है। तो इसीलिए वो जेल में बैठे हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे, और वो कहते हैं कि जहाँ हूँ मैं यहाँ ठीक हूँ, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मीडिया भी बेचारा यही कह रहा है कि आप अपना काम करें भाई, हमें अपना काम करने दें। लेकिन मीडिया को जाहिर है मीडिया इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता सिवाय ये एक हल्की फुल्की पेंसिल के, और क्या होना है, पेंसिल है या फिर बोलना होता है। तो ये है, हमारे पास कोई टैंक शैंक तो होते नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई वोट बैंक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास तो फिर वोट बैंक होता है, उनका एक आवाज़ें उठाने वाले होते हैं, प्रेशर आ जाता है। लेकिन मीडिया को भी यही सताया जा रहा है, और उधर PTI और मरकजी रहनुमाओं को ये पहला मौका है कि नवाज शरीफ साहब को हमने जितवाना है। फिर अब नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी एडजस्टमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, IPP को साथ रखें और उनके लिए सीटें खाली करें। अब जाहिर है वो मसला ये है कि नून लीग को भी फ्री हैंड नहीं देना, और पहले ही उनके पास फ्री हैंड नहीं है तो मजीद फ्री हैंड देना नहीं है। उनके साथ भी सांप के लाके बहुत सारे लगेंगे, और जो उन पर नज़रें रखेंगे, और ये चूं चूं का मुरब्बा जब भी इनको बनाने की कोशिश की जाएगी, अगर 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 वो उस नहज तक पहुंच जाते हैं, कामयाबी की उस मिराज तक, तो ये लेकिन मामला जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं, और सिचुएशन कंट्रोल नहीं आ रही। ARY का मामला आपके सामने है। तो दूसरी जानिब एक नया खेल खेला जा रहा है, और वो है कि वजारत दिफा यानी कि हमारी अस्करी क़यादत की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और ये हालिया वाक़या दहशत गर्दी के जो हुए उसके लिए उसको एक जोड़ा जा रहा है 9 मई के साथ, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद सोशल मीडिया, और उसके बाद डिजिटल मीडिया और लसबेला, इनसे जोड़ा जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि लसबेला की जब तहकीकात हुई उसमें हैरत अंगेज तौर पर उसमें मुझे भी ज़ेर अताब मैं भी रहा, वो एक FIA ने रिपोर्ट शाया की हुई है। तो लसबेला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नहीं निकला, और उसमें बड़ी रिपोर्ट कैटेगोरिकली आ गई। सारा का जो है
وہ انڈیا سے ہو رہا تھا اور کسی سیاسی جماعت کا کوئی لنک نہیں ملا. یہ FIA کی رپورٹ ہے, لیکن اس رپورٹ کو دبا دیا گیا, ایک جھوٹی رپورٹ کو شائع کروایا گیا کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف پہ مورد الزام اس کو ضرور ٹھہرانا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے شہداء کو نفرت انگیز جھوٹے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنانے کی شرمناک کوشش کی گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی شہباز شریف کی جانب سے گوادر سمیت مختلف دہشت گرد حملوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہیدوں کو اپنی گھٹیا سیاست کا ذریعہ بنانے کی شدید مذمت کی گئی ہے. اور شہباز شریف قومی مجرم ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی جانب سے شہداء کو اپنی نفرت اور تقسیم کی سیاست کا ذریعہ بنانا شرمناک ہے. اور مختلف واقعات میں دہشت گردوں کا نہایت جرأت اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے جوانوں کی شہادتوں پر پوری قوم سوگوار ہے, PTI کہہ رہی ہے. اور شہداء کے اہل خانہ کا دکھ بانٹنے کی بجائے ان کی قربانیوں کو اپنے سیاسی اہداف کی نظر کرنے کی کوشش کرنا شہداء کی قربانیوں کی توہین اور نہایت مجرمانہ فعل ہے. اور کشمیریوں کے قاتل مودی کو اپنی خاندانی تقریبات میں مدعو کرنے اور حریت قیادت کو نظر انداز کرنے اور دنیا بھر میں فوج پر کیچڑ اچھالنے والوں کی جانب سے جھوٹی الزام تراشی شرمناک ہے. یہ حقیقت ہے کہ روگ آرمی کے انہوں نے اشتہار چھپا ہے, یہ وہی جماعت ہے, وہی خاندان ہے. اور پھر جو کلبھوشن کا جو کیس تھا انٹرنیشنل کورٹ میں, تو کلبھوشن کے وکیل نے یعنی کہ سرونگ جو ان کے انٹیلیجنس افسر تھے, سرونگ انٹیلیجنس افسر کلبھوشن, ان کا جو کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چل رہا تھا, تو وہاں پہ کلبھوشن کے وکیل نے اپنے حق میں جو دلیل استعمال کی وہ نواز شریف صاحب کا انٹرویو تھا جو ہماری افواج پاکستان اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف تھا, جس کو عرف عام میں ڈان لیکس یا وہ کہا جاتا ہے بمبے والا. تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ ادھر سے ہوا ہے. تو یہ وہ استعمال کیا تھا نواز شریف صاحب کا انٹرویو ادھر انہوں نے اپنے حق میں. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں شاید ان کو سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے, تو اس حد تک اپنے خود نعرے لگواتے رہے ہیں. شہباز شریف جانتے ہیں کہ قوم اور ریاستی ادارے یکجا ہو گئے تو انہیں اپنی سیاست کے مردے کو باقاعدہ زمین میں دفن کرنا پڑے گا. یہ ہے اصل حقیقت, کیونکہ جس دن پاکستان تحریک انصاف اور عسکری قیادت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے, تو اس دن پیچھے تو کچھ نہیں بچے گا. تو لہٰذا یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ مومن جو ہے وہ کہتے ہیں ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, تو یہاں پہ تو کئی بار ڈسا جا چکا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو مومن ہے وہ کیا سوچتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.